राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल सब आड़ा मंगल हो। देखो कार्बन और कार्बन के यौगिक के अब अपन लास्ट आज अपन इसको लगभग क्या कर देंगे, कोशिश करेंगे खत्म कर देंगे ना। बहुत लंबा टाइम हो गया, ये 7वां वीडियो बन रहा है दोस्तों इसका। और देखो मेरी तरफ से हम बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप इसको फैला नहीं रहे हो। इसको फैलाओ दोस्तों, ताकि और लोगों का ही भला हो। देखो बेटर बहुत शानदार आपको दिया जा रहा है, इसमें कोई आप डाउट नहीं कर सकते हो। तो मेरा कहना इतना ही है दोस्तों कि अगर आपको मैटर मेरी तरफ से अच्छा मिल रहा है, बढ़िया मिल रही है दोस्तों, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है इसको फैलाओ। मोटिवेशन हमें मिलेगा उस चीज से, और भी बढ़िया बढ़िया आपके लिए मैटर लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो आज चलते अपन कोयला, जो कि पहले मैं थोड़ा बहुत समझा दिया, इतना ज्यादा यहाँ प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमनी, बिटुमनस, या कई जगह बिटुमिन्स लिखा जाता है, कोई जगह बिटुमनी लिखा जाता है, लिग्नाइट या पिट जो भी है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एंथ्रासाइट या कार्बन की मात्रा, ये भी कभी कभी नहीं पूछी जाती दोस्तों, क्योंकि सब जगह अलग अलग इसका फिगर मिलता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी को बेस लेके या पुराना मैटर कहीं से जो भी ऑथेंटिक चीजें वहां से लेके आए हूँ। तो कार्बन की मात्रा दोस्तों एनसीईआरटी किताब, पुरानी किताब, उसमें 90 से 98% दे रखी, और बिटुमनी के अंदर 70 से 80%, और एनसीईआरटी में केवल 80% दे रखा पुरानी किताब के अंदर। लिग्नाइट के अंदर 60 से 70%, और यूं बोले तो 67%, 50 से 60% या 60% पिट के अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यानी कार्बन की मात्रा जूं जूं अपन इधर जा रहे हैं, यानी इसमें कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है। यानी जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है वो क्या है दोस्तों, थोड़ा सा शुद्ध शुद्ध चीज है ना, बढ़िया प्योर घी होता है ना वो, मतलब हाँ, तो ये लाभदायक है यार। पॉल्यूशन कम होगा, इधर की तरफ पॉल्यूशन होगा, जैसे जैसे इनका पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा ना। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा इनमें जलवाष्प की मात्रा क्या होती जाएगी दोस्तों, बढ़ती जाएगी। फिर दहन क्षमता, भाई दहन क्षमता, दहन क्षमता का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कितना जलता है ना, मतलब ये जलने पर कितनी देर तक जलता है, उसकी क्षमता कितनी होती है ना। और उसकी ऊष्मीयमान अपन निकालते हैं, ऊष्मीयमान के अंदर कितनी कैलोरी इसके अंदर ऊर्जा बनी है, क्योंकि जलने पर हम लोग को अंतत्वता चाहिए, क्या एनर्जी तो चाहिए है ना, उष्मा के रूप में। तो सर्वाधिक इसकी होती है, इसकी बिटुमनी की लिग्नाइट से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी पिट से थोड़ी ज्यादा होती है, ये सबसे कम इसके अंदर होता है। सेम उसी प्रकार ऊष्मामान, वही दहन के कारण, जलने के कारण जो ऊष्मा बनती है वो ऊष्मीयमान कहलाती है। समझ में आ गई? चलो, तो ये होती है सर्वाधिक, इसमें लिग्नाइट से कम, पिट से कम, ये न्यूनतम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ा विशेष है कि भाई शुद्ध कोयला नीली ज्वाला के साथ जलता है, एंथ्रासाइट। बिटुमिनस होता है, घरेलू उपयोग में भी काम में आता है, और विशेषकर ये जरूर याद कर लेना, पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो पहले डामर जो यूज लेते थे कोलतार, अब उसके स्थान पर आपको बिटुमिनस जो होता है वो कोयला उपयोग में लिया जा रहा है। लिग्नाइट जो है वो भूरा कोयला, इससे ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूरा कोयले से कौन से कोयले को जाना जाता है। ठीक है, इसमें से अगर ये याद करना चाहो तो सड़क निर्माण, और ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन के अंदर ये है। और भूरा कोयले से अगर पूछते दोस्तों तो लिग्नाइट है। पिट जो है घटिया किस्म का है ना, घटिया साला नालायक कोयला, अधिक ये क्या है, प्रदूषक है। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसकी बात करेंगे दोस्तों, क्लोरोफ्लोरो है ना, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओ साहब जो कहीं दिक्कत आएगी, या तो कार्बन, फ्लोरो यानी फ्लोरीन, और क्लोरो यानी क्लोरीन, यानी इसमें 3 तत्व रहेंगे दोस्तों, कार्बन, फ्लोरीन और हाँ व्हाट्सअप आपते यार हाइड्रोकार्बन पढ़ाते पढ़ाते कार्बन हाइड्रोजन, ये साला या तो हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, बिल्कुल अभी साहब बिल्कुल बात करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको सामान्य भाषा में अपन कहते हैं दोस्तों फ्रीऑन। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रीऑन कहते हैं। समझ में आ गई? अब इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन है और फ्लोरीन है और क्लोरीन है। देखो क्लोरीन जो यहाँ ज्यादा मात्रा में अगर पाई जाती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तो पोलीक्लोरो, क्या कहेंगे दोस्तों, पोलीक्लोरो, यानी यहाँ पर क्लोरीन की संख्या क्या बदलेगी, और ज्यादा संख्या में ज्यादातर क्लोरीन रहता है। पोलीक्लोरो फ्लोरो, फ्लोरो है ना, फ्लोरो। अब देखो कार्बन से क्या बनते हैं, एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड आ नहीं रहा तो एल्केन से बोलेंगे, तो इनको कह देंगे एल्केन। ठीक, तो यानी इसका दूसरा नाम क्या हो गया, पोलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन। आगे बात समझ में? अब साहब इसको बनाया कैसे जाता है? अब फ्रीऑन आप सब जानते हो, सबसे पहली बात तो फ्रीऑन कहाँ काम आती है भाई, फ्रीऑन जो है आपकी, वो आपके रेफ्रिजरेटर यानी किसी भी चीज को प्रशीतक यानी ठंडा करने के अंदर क्या होती है, गैस काम में आती है। चलिए, लेकिन ये क्या करती है, आपकी जो ओजोन परत है दोस्तों, ओजोन परत को ये क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यानी ओजोन को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जिसके कारण जो पराबैंगनी किरणें सूर्य की आ रही थी, जिसको ओजोन रोक रही थी, वो क्या हस्तीग्रस्त हो रहा है, जिससे डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें क्या आ रही है, अपनी पृथ्वी पर आ रही है, जैसे कैंसर, तरह तरह की बीमारियां हो रही है दोस्तों। चलो, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, अब इसको बनाते कैसे, जैसे आपको पता है कि सबसे सामान्य प्रकार का अपना हाइड्रोकार्बन अपन जानते हैं, इसको क्या नाम है दोस्तों, मेथेन। क्या नाम है दोस्तों, मेथेन।
अब इस मेथेन का आपने क्या किया था, आपको पता है कि आपने इसकी क्लोरीन से क्रिया करवाई थी, आपको याद है। तो आपने पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस पे एक क्लोरीन आपने जोड़ा था, CH3Cl, आपको पता है। फिर आपने CH2 यानी 2 क्लोरीन जोड़ा था दोस्तों, और फिर इस प्रकार से एक एक क्लोरीन आप जोड़ते गए, और लास्ट में फिर ये CH Cl3, और लास्ट में जो था यहाँ पर CCl4, यानी चारों हाइड्रोजन के स्थान पर किसने ले ली, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे आप पायरीन कहते हैं। अब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये जो CCl4 है, इसकी क्रिया यदि मान लो दोस्तों हाइड्रोजन फ्लोराइड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाएं, किसकी उपस्थिति में दोस्तों, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी SbCl5 की उपस्थिति में यदि अपन क्रिया करवाते हैं दोस्तों, तो यहां पर एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, CCl है ना, ये कार्बन और ये क्लोरीन है ना, CCl3, और एक यहाँ पर किसकी उपस्थिति हो जाएगी दोस्तों, फ्लोरीन की। इसे ही आप क्या कहते हो, फ्रियोन कहते हैं दोस्तों। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रियोन कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड की से एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर आपको फ्रियोन आपको मिलती है। देखो क्लोरीन की संख्या क्या है दोस्तों, ज्यादा है, तो इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, पॉलीक्लोरो, पोली मतलब ज्यादा संख्या में, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनम। अगर अपन इसका नामकरण करना चाहें दोस्तों, तो सबसे पहले क्लोरो में C आता है, फ्लोरो में F आता है, तो C पहले आता है, तो अपन क्या लिखेंगे, ट्राईक्लोरो। क्या लिखेंगे दोस्तों, ट्राईक्लोरो, यानी 3 बार है क्लोरो तो ट्राई कह देंगे, और फ्लोरीन 1 बार है तो एक के लिए अपन मोनो यूज लेते हैं, तो मोनोफ्लोरो। और आपको पता है कि ये किससे निर्माण हुआ था, मेथेन से बना था। यह आपको पता है कार्बन 1 बार आए तो उसको मेथ, और अगर सिंगल बॉन्ड वाला हो तो एन लग जाता था, मेथेन भी इसको कह देंगे दोस्तों। क्या कह देंगे इसको, मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। अब इसको बनाते कैसे हैं दोस्तों, देखो फ्रियोन की भी संख्या होगी, आपने कहीं देखा होगा फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 112, ये किस प्रकार नामकरण किया जाता है, आपको वहां पे इसका फॉर्मूला पूछते हैं दोस्तों। क्या पूछते हैं दोस्तों, फॉर्मूला वहां पर आपसे पूछा जाता है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो जो यहाँ पर आपको 3 चीजें दी हुई होगी, X, Y और Z, इससे आप क्या कर सकते हैं कि फ्रियोन के अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ X का मतलब देखो, आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन संख्या में क्या है दोस्तों, कार्बन यहाँ पर संख्या में क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ कार्बन संख्या में है, तो यानी X का मान क्या होगा कि कार्बन से आपको क्या घटा देना है, 1 घटा देना है, ठीक है। जितनी कार्बन की संख्या है उसमें से अपन क्या घटा देंगे दोस्तों, 1 घटा देंगे। और Y का मतलब यहाँ क्या होगा कि जितने हाइड्रोजन है उसमें क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। और व्हाट्सअप हाइड्रोजन तो इनमें दिखे ना, कोई दिक्कत नहीं, 0 है तो 0 में 1 जोड़ तो 1 आ जाएगा। Z क्या है यहाँ पर, Z जो है दोस्तों, यहाँ फ्लोरीन की H संख्या आपको लिखनी है। आगे बात समझ में, अगर मान लो मैं इसको इसी का ही, अगर यहाँ पर इसी का ही CCl3 और F, अगर इसको बोलूं कौन सा फ्रियोन बोलेंगे, फ्रियोन तो कहेंगे दोस्तों सबको। देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो कार्बन में से 1 घटाया तो क्या बचा दोस्तों, 0, और 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आप बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, यानी यहाँ पहला नंबर आ जाएगा 1। अब Z में आप क्या करते हैं, फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 1, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे साहब, 1। क्लोरीन को नहीं लिखना है। आगे बात, इसे क्या कहेंगे, फ्रियोन 11। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, फ्रियोन क्या कहते हैं, 11। अब इसके बाद में यदि मान लो इस क्लोरीन को मैं क्या कर दूं, यहाँ पर संख्या में 2 कर दूं, तो फ्लोरीन को 2 करना पड़ेगा भाई, 1 क्लोरीन जाएगा तो फ्लोरीन आएगा, कुल मिला के पता है तुम्हारे को इसकी 4 संयोजकता होनी चाहिए। तो इसको कौन सा फ्रियोन कहेंगे, इसको कौन सा फ्रियोन कहेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक हाइपर इस प्रकार का निशान लगाना, डैश वाला। अब देखो कार्बन की संख्या में से क्या घटाना, 1 घटाना, कार्बन ऑलरेडी 1 घटाए, 0 को लिखना ही नहीं है। फिर बात करते हैं अपन हाइड्रोजन कितने, साफ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उसमें 1 जोड़ना, तो 1 हाइड्रोजन से आ गया। अब इसके बाद में आपको फ्लोरीन की संख्या जोड़नी है, कितनी संख्या है साफ फ्लोरीन की, 2 संख्या है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, यानी फ्रियोन कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 12, यानी ये फ्रियोन 12 का सूत्र क्या हो गया, CCl2F2। अगर मैं यहाँ कहूं दोस्तों कि C कार्बन की संख्या यदि मैं 2 ले लेता हूं, कार्बन की संख्या मैंने क्या ले ली,
2 ले ली। साहब कार्बन की संख्या यानी एथेन ले ली आपने। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको पता है कि एथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CH3CH3, यानी कितने हाइड्रोजन टोटल थे उतने ही ये दोनों मिलके लगेंगे, 6 हाइड्रोजन। यानी यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन मिलके कितने होने चाहिए दोस्तों, 6। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो कि CCl4 और फ्लोरीन के आप 2 ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, देखो कार्बन की संख्या में से फ्रीओन तो यहाँ लिख देंगे, फ्रीओन कार्बन की संख्या में आपको क्या करना, 1 घटाना। यहाँ कार्बन आपको पता है कि 1 है, 1 में से 1 घटाया तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद में आपको हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ना, मार्ट साहब भाई को ना 0, मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे तब भी 1 ही आएगा। फिर आपको फ्रीओन की संख्या लिखनी है, तो फ्रीओन की फ्लोरीन की संख्या लिखनी है दोस्तों, तो वो कितनी है, 2। तो इसे क्या कहेंगे, फ्रीओन 112। इस प्रकार से आप किसी भी फ्रीओन का फॉर्मूला आप इसमें फिट कर सकते हो। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, और इसको पता है किस रूप में उपयोग लेते हैं, प्रशीतक के रूप में, ठंडा करने के रूप में उपयोग लेते हैं। एक चीज इसमें लिख देंगे, आजकल फ्रिज के अंदर या किसी के अंदर दोस्तों ठंडा करने के अंदर आपको पता है कि फ्रीओन जैसे कि नुकसानदायक है ना, ओजोन परत को नष्ट कर रही है। तो इसके लिए क्या किया, इसका जो सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, सब्स्टिट्यूट का मतलब इसकी जगह कहाँ किस गैस को उपयोग लिया जा रहा दोस्तों, नाइट्रोजन को उपयोग लिया जा रहा। नाइट्रोजन को, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होती है दोस्तों, नाइट्रोजन जो गैस होती है, इसको संरक्षित करने के लिए कितने डिग्री तापमान, ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों, 197 डिग्री, माइनस के अंदर 197 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे ही आप क्या कहते हो, क्रायोजेनिक, क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं, क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। आगे बात समझ में, इतनी इसको ये ठंडक आराम से मिल जाती है, तो बढ़िया ठंडक है नाइट्रोजन के अंदर भी। आजकल कई जगह या स्पेशली एरोप्लेन के टायरों के अंदर या बहुत सारी गाड़ियों के टायरों के अंदर भी क्या दोस्तों, कौन सी गैस फ्री जाती है, नाइट्रोजन, जिससे कि वो टायर क्या होते हैं, ठंडे रहते हैं, तो यानी फटने उठने की संभावना वहां पर नहीं रहती। क्या लिखा दिया जाए इसको, बिल्कुल एक बार लिखा देता हूं मैं आपको। हाँ दोस्तों, एक बार इसको छापो आप, फिर फ्रीओन की मैं एक सारणी बना देता हूं और फिर उपयोग लिख देता हूं उसको, क्योंकि इसमें सब कुछ आएगा नहीं, अगली वाली स्लाइड पे लिख रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। छापो दोस्तों छापो, ऐसा बेटर नहीं मिलेगा, क्रीम बेटर है, क्रीम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। अब देखो अगला जो टॉपिक है आपका, वो पढ़ा रहे हैं अपन CNG और LPG। आप सब जानते हो कि ये गैसें हैं, ठीक है ना। हाँ, CNG और LPG, देखो ये क्या होता क्या है, देखो CNG का पूरा नाम सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस कौन है, ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सबसे पहली बात देखिए कि प्राकृतिक गैस और नेचुरल गैस मैंने आपको बताया था वो कौन सी होती है दोस्तों, मेथेन ही होती है। यानी इसका मुख्य तत्व क्या होता है, मेथेन ही होता है। ये नेचुरल रूप से बनती है, इसको बनाया नहीं जाता दोस्तों ना, नेचुरल रूप से ही अगर ये मिलती है। जब पेट्रोलियम वगैरह कोयला वगैरह जब निकाला जाता है तो उनके साथ में ऊपर की हुई गैस हल्की होती है, तो ऊपर की तरफ क्या होती है, पेट्रोल तेल के कुएं के अंदर ये मिथेन गैस वहां पर मिल जाती है, मिथेन ही होती है। अब इस प्राकृतिक गैस को क्या किया जाता है दोस्तों, अधिक दाब पर इसको दाब लगाए। भाई आपको पता है कि ठोस के कण बहुत बारीक बारीक होते हैं, उसको और दबाया नहीं जा सकता, द्रव के थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन उसको भी बहुत अधिक दबाया नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा दबाकर उसको ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। और आपको पता है कि गैस की संपीड़ितता बहुत ज्यादा होती है, यानी उसकी क्या होती है, उसके कण ही बहुत दूर दूर होते हैं दोस्तों। इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, यानी इसको कंप्रेस करेंगे ना, इसको संपीड़ित करेंगे, कंप्रेस यानी संपीड़ित, उसको दबाएंगे, इनको दबाकर या अधिक दाब लगा करके कणों को क्या लाया जाता है, पास पास लाया जाता है दोस्तों। जब इनके कण पास पास आ जाते हैं, आपको पता है कि गैस को आप दाब दोगे तो उसके कण पास आएंगे, तो अगली स्टेज कौन सी होगी दोस्तों, द्रव। क्या होती है दोस्तों, द्रव। यानी इस संपीड़ित गैस यानी प्राकृतिक गैस को संपीड़ित यानी अधिक प्रेशर से दबाकर उसको कौन सी उसको किससे बदल दी जाती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो आपकी टंकियों के अंदर आ जाती है ना, यानी उसको संपीड़ित कर दिया जाता है प्राकृतिक गैस को। जो आपको पता है ना, आजकल क्या हो रहा है, देखो गाड़ियों के अंदर भी CNG गैस उपयोग हो रही है, यानी इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, ईंधन के रूप में। किसके रूप में दोस्तों, ईंधन के रूप में, क्योंकि यहाँ पर मीथेन है, हाइड्रोजन तो क्लीन एनर्जी देता है, कौन सी देता है दोस्तों, क्लीन एनर्जी। और कार्बन से क्या बनता है दोस्तों, जलेगा तो CO2, और कम ऑक्सीजन होगा तो वहां पर CO भी देगा।
है ना। CO2 अधिक अधिक नुकसानदायक नहीं है, लेकिन तापमान को तो बढ़ाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर जहरीली गैस है, क्योंकि कार्बन ही इसमें कम मात्रा में पाई जाता है, तो ये भी इसमें दोनों ही कम मात्रा में बनेंगे, दोनों ही क्या होता है, कम मात्रा में दोस्तों बनते हैं। तो क्या होता है कि इसके ये एक स्वच्छ ईंधन के रूप में काम में आता है ना, स्वच्छ ईंधन, यानी इसमें पेट्रोल और डीजल को अगर आप मान लो गाड़ियों में उपयोग लेते हो, तो वहां पर प्रदूषणकारी सल्फर के ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी है ना। और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों कैंसर कारक है। क्या है दोस्तों, कैंसर कारक, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड भी पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात CNG हो गई। अब सब LPG क्या है, एल का मतलब क्या है, लिक्विड यानी द्रवित, क्या दोस्तों, द्रवित। और P मतलब क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम, ओहो क्या है, पेट्रोलियम। और G मतलब क्या दोस्तों, गैस। अब यहाँ पर द्रवित का मतलब यानी इस गैस को पेट्रोलियम गैस, सबसे पहली बात तो ये कौन सी गैस है दोस्तों, पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है दोस्तों, यानी अलग से ये क्या, जैसे खुले में जैसे ये निकलती है ना अलग से, ऐसे नहीं निकलती है, जैसे पेट्रोल वगैरह पूरा निकाला जाता है, क्रूड ऑयल। अब उसी तेल के अंदर पेट्रोल डीजल वगैरह प्रभाजी आसवन एक पूरे सिस्टम होती है दोस्तों, जिसका भार अधिक होता है, वो नीचे बैठ जाती है, वो प्रभाजी आसवन के दौरान ही ये गैस बनती है, इसलिए पेट्रोल से बनी हुई गैस है ये। तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, पेट्रोलियम गैस। देखो पेट्रोल एक चीज है, लेकिन पेट्रोलियम अलग चीज है। आपको बताया मैंने कि जिस प्रकार से समुद्रों के अंदर जो जीव होते हैं, समुद्रों के अंदर जीव पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर परत मिट्टी की जमती जाती है दोस्तों, और वो जम जाती है, फिर लाखों समय लगता है। इस अधिक दाब और अधिक ताप के कारण क्या होता है कि उनका वो क्या दोस्तों, उन जीवों से तेल निकलता है ना, और वो इतना अधिक दब जाते हैं कि उसके अंदर क्या हो जम जाती है, चट्टाने बन जाती है उस मिट्टी की, और उन जीवों की क्या बन जाती है दोस्तों, चट्टाने बन जाती है। इन्हीं चट्टानों के अंदर है ना, रिस के अंदर पेट्रोल निकलता है दोस्तों ना। तो उन चट्टानों से निकला हुआ, देखो पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, पेट्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, चट्टान, और ओलिया मतलब तेल, यानी चट्टानों का तेल, यानी चट्टानों से निकलता है। इतने दब जाते हैं दोस्तों कि चट्टान का रूप ले लेते हैं। फिर इसके बीच में निकला, फिर यहाँ से जब निकालते हैं पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम में सब आ जाता है दोस्तों, आपका डीजल, पेट्रोल, है ना, जितने भी लिक्विड है सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये पेट्रोलियम के अंदर ये कौन सी गैस पाई जाती है, यहाँ पर प्रभाजी आसवन जब किया जाता है तो ये गैस वहां पर निकलती है। इसका नाम है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब ये जो LPG जो गैस है दोस्तों, इसमें मुख्य घटक क्या है दोस्तों, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन व ब्यूटेन। आपको पता है कि प्रोपेन मतलब कार्बन 3 और ब्यूटेन मतलब कार्बन की संख्या यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, 4 होगी। और वही कॉन्सेप्ट है कि ये जो गैस होती है, इसको इतनी अधिक प्रेशराइज करके, दबाकर, अधिक दाब लगाकर किसमें बदल दिया जाता है दोस्तों, लिक्विड में। आपके घरों के अंदर जो गैस है, यानी घरेलू जो गैस है, देखो घरेलू गैस, अभी मैं इसमें अंतर बताऊंगा, घरेलू गैस और यहाँ CNG को किसमें किया जाता है दोस्तों, वाहनों में उपयोग, वाहनों में। अब दोनों में ही क्यों अलग अलग करना चाहिए, उसके लिए देखो घरेलू गैस ये किसका प्रोडक्ट है दोस्तों, कहाँ उपयोग किया जाता है, घरेलू गैस। अब आपको पता है कि आप घरेलू गैस में इसका उपयोग क्यों लेते हैं। आप देखते होंगे ना, कभी टंकी आधी खाली हो जाए तो उसको बजा के देखना, उसके अंदर ऐसा लगेगा पानी भर रहा है, यानी उसको दबा के गैस को क्या बना दिया जाता है, द्रव बना दिया जाता है। अब बात करते हैं इसको घरेलू में क्यों उपयोग लेते हैं, इसको वाहनों में उपयोग क्यों लेते हैं। देखो LPG जो घरों में उपयोग इसलिए लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम है। क्या है दोस्तों, ज्वलन ताप, इसका जो ज्वलन ताप होता है वो क्या होता है, कम होता है। ज्वलन ताप का मतलब क्या होता है, यानी अगर मान लो एक सोचो, कागज को जलाने के लिए आपको माचिस की तीली चाहिए, आगे बात समझ में, एक बड़ी लकड़ी जलाओ, आप लकड़ी जलाओ तो क्या माचिस की तीली से जला दोगे, नहीं साहब, उसके लिए ज्यादा उष्मा चाहिए, ज्यादा ताप चाहिए, तब जाके जलेगा, बिल्कुल सही बात। इसी प्रकार से एक बात बताओ, आप घरेलू आपके घरों के अंदर जो गैस है उसको किसे चलाते हो आप, ओ मार्स ऑफ द लाइटर, यानी हल्की सी चिंगारी, लाइटर की हल्की सी चिंगारी से भी क्या होता है दोस्तों, ये गैस जल जाती है। यानी इसको जलने के लिए बहुत कम ताप की आवश्यकता होती है, यानी इसका ज्वलन ताप क्या होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। ठीक, इसके अलावा ये प्रॉपर जलती है और जलने के कारण बढ़िया अपने को ईंधन मिल जाता है। अगर मान लो अपन और CNG क्या होता है दोस्तों, CNG को पता है आपको, गाड़ियों में उपयोग में लेते हैं। पहली बात तो आपने देखा है कि इसमें कार्बन कम होने के कारण यहाँ प्रदूषण नहीं है, तो इसमें प्रदूषण सबसे कम होगा, इसमें थोड़ा सा प्रदूषण ज्यादा होगा, और पेट्रोल और डीजल में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, वाहनों के अंदर इसका उपयोग एक तो हो गया कि आपको ईंधन के रूप में, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी का स्रोत है। इसके बाद में ये क्या होती है, गैस हल्की होती है, क्या होती है दोस्तों, हल्की गैस होती है। और ये होती है दोस्तों भारी गैस, भारी गैस, क्योंकि आप सोचो ना, ये तो CH4 ही है, अगर इसका परमाणु आप बार अगर नोट करना चाहिए तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 4,
तो जोड़ दो तो टोटल क्या कितना होता है 16। एक तरीके से अपन किसी को इसका अनुपात 16 होता है ना, मैं किलो में नहीं, मैं समझाने की दृष्टि से देख रहा हूँ, ये तो 16 किलो है ना, समझा, किलो नहीं होगा ना, केवल 16 बोलते हैं। अगर मैं बात करूं केवल प्रोपेन की, प्रोपेन में आपको पता है कार्बन यदि 3 है, आप बना सकते हो इसको, कार्बन 3 है तो यहाँ पर क्या होगा CH3 और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर CH2, कितने हाइड्रोजन हो गए दोस्तों, C3 3 2 5 5 और 3 8, यानी यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों C3H8 हो गया ना, और C3H8 अगर इसका परमाणु बाहर निकाले तो एक कार्बन का ही 12 बाढ़ दिया 36 प्लस 8, 36 और 8 कितने होते हैं 44, तो इसका परमाणु भार आया 44। अगर किलो के हिसाब से अनुमान लगाए तो 44 किलो की 16 किलो, यानी इसका भार क्या होगा दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, ये भारी गैस है, ठीक है, ये हल्की गैस है। अगर मान लो कभी एक दुर्घटना हुई और उससे गैस का रिसाव हो गया, तो हल्की गैस होने के कारण ये तो क्या होती है वायुमंडल में ऊपर उड़ जाती है, और इसका ज्वलन ताप क्या होता है दोस्तों, ज्वलन ताप जो होता है इसका क्या होता है ज्यादा, यानी एलपीजी को तो एक चिंगारी से जलाया जा सकता है, लेकिन यहां पर इसको चिंगारी से जलाना संभव नहीं, इसको बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है जलने के लिए। आगे बात समझ में, हल्की होने के कारण कभी दुर्घटना हो जाए तो गैस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, लेकिन ये साली गैस अगर तुम भरते हो गाड़ियों के अंदर, जब भरते हैं हल्की सी कोई दुर्घटना हो गई, तार का स्पार्किंग हो गया दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, तो चिंगारी से जलने वाली गैस है, तो आप ना मान लो गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगाए और मान लो आपकी गाड़ी के अंदर वो जो गैस भरी हुई एलपीजी, और वहां हल्की सी चिंगारी चली गई दोस्तों, और वहां आग लग गई ना, मेरी गारंटी आपको सीट बेल्ट खोलने का टाइम भी नहीं मिलेगा, इतनी जबरदस्त तरीके से आग लगती है उसमें, इतनी जल्दी आग पकड़ती है, इतनी, क्योंकि इतनी भारी गैस है दोस्तों, भारी गैस होने के कारण भाई आसपास ही रहती है, अब आसपास रहेगी तो जलेगी, वैसे उसको तो चिंगारी चाहिए, हल्की सी चिंगारी, और वही रहती है तो वो आपको जल के भस्म कर देगी, तो आप मैं कह रहा हूँ आपकी हड्डियां रह जाएगी बिल्कुल, आपका सीट बेल्ट खोल के बाहर भागने की भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके तरह इसकी बात करते हैं, कभी इस प्रकार की घटना भी हो जाएगी, उसमें आग लगे तो वैसे ही ज्वलन ताप उसका क्या होता है दोस्तों ज्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे जलेगी ना, बहुत अधिक ताप होने पर वो पूरी तरीके से जलेगी, इतनी देर में आप वहां से 9-2-11 आराम से हो सकते हो, और हल्की गैस होने के कारण क्या होता है आकाश में उड़ जाती, तो यानी बहुत ज्यादा दुर्घटना होने की संभावना इसमें नहीं रहती है। अपन बात करते हैं इसको घरों के अंदर, अब वैसे समझ में आ गया होगा आपको, अगर मान लो घरों में अगर सोचो आपकी सीएनजी उपयोग में लेने लग गए, तो सबसे पहले तो आपको रोज लकड़ा लाना पड़ेगा उसको जलाने के लिए ना, लकड़े को जलाओ पहले बढ़िया सा, या मोमबत्ती लाओ मोटी से, फिर उससे जलाओ है ना, 10-20 सेकंड इंतजार करो, फिर वो गैस जलेगी दोस्तों ना, तो इसीलिए क्योंकि इसमें समय बहुत अधिक लगता है, ज्वलन ताप इसका क्या है बहुत ज्यादा है, तो जलने के लिए इसको ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है, समझ में आ गई ना। हाँ, तो इसलिए अपन क्या करते हैं एलपीजी को घरेलू उपयोग में, और यहाँ पर किसका उपयोग में लेते हैं, सीएनजी को अपन वाहनों के रूप में उपयोग में लेते हैं। क्या एक बार लिख लिया जाए इनको, चलिए लिख लेते हैं एक बार। हाँ दोस्तों, छापो इसको, सीएनजी और एलपीजी लिख दिया है। अब लास्ट चल रहे हैं अपन CO2 और CO के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं, वैसे काफी अपन बात कर चुके हैं इनके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ और बात कर लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले वो। देखो दोस्तों, अब अपने CO2 और CO की बात करते हैं। CO2 अब सब जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, और CO की कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मान लो CO की बात करें, यहाँ पर CO की यदि बात करते हैं अपन, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों, अब कार्बन का परमाणु भार अभी आपने देखा कि 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इनका कितना हो गया 18 और 28, इनका क्या हो गया परमाणु भार हो गया। कभी कभी परमाणु भार पूछ लिया जाता है, तो CO का जो अणु भार है ना, यहाँ परमाणु नहीं कह के दो चीजें हो गई, यहाँ पर अणु भार कह देंगे, इसका अणु भार कितना था दोस्तों 28 होता है। अब इसके बारे में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है दोस्तों, जो अभी आपको बताया कि जब कार्बन जलता है तो जलने के यानी ऑक्सीजन से क्रिया करने पर CO2 गैस का निर्माण होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में बन रहा है तो यानी उसमें यहाँ पर अगर ऑक्सीजन कम है तो CO गैस का निर्माण होगा दोस्तों। और CO जो गैस होती है जहरीली गैस है, जो गाड़ियों के अंदर जो जहरीली की गैस, बहुत सारी गैस निकलती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और ये कैंसर कारक भी है। क्या दोस्तों, ये कैंसर कारक गैस भी है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कि आपके रक्त के अंदर जो जिसके कारण लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी अटैच होती है, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैच होकर जाती है, यानी ऑक्सीजन जब जाती है तो आपके शरीर ने श्वास लिया और ऑक्सीजन अटैच होकर फेफड़ों वगैरह जो क्रिया है आपको बता रखी है सारी, एक एक ऑर्गन तक यहाँ पर, और उसके अंदर प्रत्येक सेल के अंदर ये क्रिया होती है ना, फिर उसके अंदर श्वसन की क्रिया होती है, आप सब जानते हो ना, तो श्वसन की क्रिया होती है। अब ये यहाँ पर चली गई, अब इनका जो बंद होता है ये क्या होता है दोस्तों, दोनों के जो बंद होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दुर्बल होते हैं, यानी अगर जहां पर HB यानी ब्लड गया आपके ऑक्सीजन, और वहां पर आराम से बंद टूट जाता है, ऑक्सीजन का अणु वहां पर रह जाता है और फिर श्वसन करने का काम आता है, और श्वसन के दौरान
जो गैस बनी CO2 वापस Hb के साथ अटैच होकर फेफड़ों के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऐसी गैस है दोस्तों कि एक बार हीमोग्लोबिन के साथ में यदि टच हो गई तो इसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है दोस्तों? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है दोस्तों। और ये बहुत ज्यादा स्थायी है, ये जो बंध है बहुत अधिक स्थायी है, इतना स्थायी है कि आराम से टूटता नहीं है। और ऑक्सीजन से तो ये कितने गुना से जुड़ता है, इसकी जो ताकत होती है जुड़ने की वो 300 गुना, कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये 300 गुना ताकत से क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। समझ में आ गई बात? अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ होता है, मैंने 1000 बार इस चीज के बारे में बात करता हूँ, इसे अवेयर करना भी कहते हैं दोस्तों। कि जब आप घरों के अंदर गीजर का उपयोग करते हैं तो आजकल क्या है कि वह बिजली ज्यादा आती है तो फिर इन एलपीजी गैसों का उपयोग कर लेते थे। एलपीजी गैस में आपको पता है कि उसमें कौन सी गैस है, वहां पे कार्बन ही है। अब वो कार्बन जलने के लिए उसको बहुत अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। तो वहां होता है कि आप बाथरूम बंद किया, लाइट चल रही, गीजर वीजर चल रहा, आराम से वो गैस का, अब उस गैस के दहन के कारण क्योंकि आपने कमरा वमरा सब बंद कर दिया, प्रॉपर ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, तो CO2 बनेगी नहीं और ज्यादा मात्रा में CO बन जाएगी दोस्तों। और इतनी अधिक बन जाती है जल्दी से उसके अंदर कि आप जब थोड़ी देर वहां रहते हो ना, 2-4 मिनट के अंदर आप बेहोश होकर गिर जाते हो। अब किसी को तो पता ही नहीं कि सांप जाती है अंदर नहा रहे हैं और वो साले बेहोश होकर गिर गए, तो थोड़ी देर में क्या हो जाती है, आदमी की डेथ भी हो जाती है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। और जो सिगड़ी होती है ना, उसमें अंदर अपन क्या करते हैं, सर्दियों के दिनों में कमरा उमरा बंद करके पैक करके आराम से अंदर कोयले जला के सो जाते हैं। कोयला मतलब भी क्या है दोस्तों, उसमें कार्बन है। आपने गेट बंद कर दिए चारों तरफ, खिड़की और के अंदर अखबार और अलमारी या कोई अखबार और या किताबें उताबें रख दिया, अब वहां ऑक्सीजन तो आ नहीं रही है दोस्तों। जितनी ऑक्सीजन थी तुम भी ले रहे हो ऑक्सीजन और वो कोयला भी ले रहा है। अब जब तक ऑक्सीजन थी तब तक तो CO2 बनती रही, कम मात्रा में जैसे ऑक्सीजन हुई कौन सी गैस बन गई दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सुबह सुबह वही आता है, एक डॉट लगा लो आप, तो वो सुबह सुबह आदमी क्या हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाती है। कहते हैं कि 6 से 7 घंटे अगर लगातार थोड़ी थोड़ी भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अंदर अपन रहा जाए तो आदमी की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही कहते हैं 100 बार एक दिन में कॉफी पी लो, आदमी खत्म हो जाएगा। चलिए, ये हुई कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक खतरनाक चीज और दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये क्या करती है कि क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक गैस का निर्माण करती है दोस्तों, उसका नाम है फाजिन गैस। कौन सी गैस है दोस्तों? फाजिन। ये बहुत जहरीली गैस है। क्या दोस्तों? ये बहुत जहरीली गैस है। कौन सी? COCl2। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि फाजिन गैस का उदाहरण सूत्र बताइए, तो कौन सा? COCl2 फाजिन गैस है, बहुत जहरीली गैस है। समझ में आ गई? अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, भी लिखा देंगे। हाँ, अब बात करते हैं CO2 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दो अणु ऑक्सीजन के, देखो इसका अणुभार अगर ज्ञात करते हैं तो 12 हाइड्रोजन का 16 कितने हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं। तो यहाँ 4, इसका परमाणु भार कितना हो गया दोस्तों? 40 हो गया। ठीक है, यानी इससे गैस क्या है, थोड़ी भारी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो CO2 गैस है इसकी मात्रा प्रकृति में 0.03% पाई जाती है, इतने पता आपको। और क्या यूज है साहब कि प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं भोजन बनाने के काम में गैस आती है। बिल्कुल साहब, उपयोगी गैस है पौधों के लिए, तो जीवनदायिनी गैस है। अगर पौधों CO2 ही नहीं होगी दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर पौधे क्या कर पाएंगे, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा जो CO2 होती है दोस्त, CO2 जो होती है अग्निशामक यंत्रों में भी उपयोग की जाती है। अग्निशामक में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की जो वहां क्रिया होती है उसके दौरान कौन सी गैस बनती है? मैंने आपको पहले बताया, जहां कार्बोनेट आ गया वहां आपको कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। और इसी CO2 गैस की मदद से जहां अग्नि लग रही है उसको शांत करने के अंदर भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो दोस्तों, कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हो, यानी ठंडी यानी शीतलक जो होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हो दोस्तों आप, ठंडी लिम्का थम्स अप जो भी आप पीते हो, उसके अंदर आप बिल्कुल यूं हिला कर आप देखते हो एकदम गैस यानी गैस निकलती है। वो गैस भी कौन सी होती है दोस्तों? CO2 होती है। इसको बहुत अधिक दाब डालकर क्या किया जाता है दोस्तों, उसमें भरा जाता है CO2 गैस को। दूसरा जो CO2 गैस होती है उसका जो जलीय विलयन होता है, CO2 गैस का जलीय विलयन यानी CO2 को जल में मिला दिया जाता है तो वो कौन सा अम्ल बन जाता है? H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। कौन सा बन जाता है दोस्तों? कार्बोनिक अम्ल। यही कार्बोनिक अम्ल किसके अंदर, क्योंकि CO2 भरी हुई है दोस्तों और उसमें जल की मात्रा है, तो यही कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अगर पूछ लिया जाए कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा अम्ल होता है तो वो भी कौन सा होता है दोस्तों? कार्बोनिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। और ये बहुत खतरनाक दोस्तों अम्ल है, खतरनाक है, नहीं पीना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। अगर आप इसका टेस्ट भी करना चाहो अगर इस प्रकार से, तो अपना जो लेटरिंग बाथरूम जो होता है ना, शीट वगैरह होती है जहाँ आप टॉयलेट वगैरह करते हो, उस सीट पे डाल के दें दोस्तों, वो भी क्लीन हो जाएगी। यानी ये कीड़े मारने की चीजें हैं एक तरीके से। तो आपके शरीर में कीड़े तो नहीं, कीड़े मरेंगे, जो मरेंगे तुम्हारे अंदर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत खतरनाक यहाँ पर काम होता है। तो अपने को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। CO2 जो होती है दोस्तों
पौधों के लिए फायदा पहुंचाती है। लेकिन ये जो CO2 गैस है ये क्या, हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, ये भी टॉपिक नहीं है दोस्तों हरित ग्रह प्रभाव, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। देखो आपको वैसे शायद मैंने समझा भी रखा है कि देखो होता क्या है कि बहुत सारे जो ठंडे प्रदेशों के अंदर कई दिनों तक सूर्य महाराज उगते नहीं है, तो वहां गर्मी नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो पौधे जीवित नहीं रह पाते। तो इसलिए आर्टिफिशियल क्या किया जाता है, मान लो ये बहुत सारे पौधे हैं तो इसके ऊपर के एक हरी ग्रीन कलर की शीट लगा दी जाती है। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि मान लो सूर्य का जब प्रकाश आएगा ना दोस्तों, तो इसके अंदर प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन वापस क्या होता है, इससे बाहर नहीं जा पाता, तो इसमें काफी समय तक क्या बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है। इसी प्रकार से जो CO2 गैस अगर मात्रा में ज्यादा हो जाए ना दोस्तों, तो आपकी वायुमंडल, क्योंकि एक क्षोभ मंडल के अंदर ही पाई जाती है CO2 गैस है ना, इसके ऊपर गैस नहीं है, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एक लेयर बना लेता है आपकी, ये मान लो अर्थ है, इस अर्थ पर CO2 गैस ज्यादा हो गया, क्या बना लेती है, लेयर बना लेती है ना। अब कितनी परसेंट है, अभी 0.03%। अब देखो आप देखना कि ये अच्छी गैस है या बुरी गैस है ना। अब यहाँ पर सूर्य जी की गैस आई है, सूर्य का प्रकाश है, सॉरी सूर्य का प्रकाश आया, कुछ मात्रा में तो अर्थ ने ऑब्जर्व कर लिया, और कुछ मात्रा में क्या होता है दोस्तों, ये जो परावर्तित किरणें हैं ये यहाँ जाती है और टकरा करके आती है दोस्तों, वापस आती है। इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बना रहता है ना। जब अपन मानते हैं लगभग शायद 15 के आसपास औसत तापमान अपना पृथ्वी का है, 14.7 के आसपास कहीं है, तो ये पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है, यानी CO2 गैस जरूरी है। अगर CO2 गैस नहीं होगी ना दोस्तों, तो पृथ्वी जो होती ना इतनी ठंडी होगी, तो यहाँ अपना जीवन भी संभव नहीं हो पाता। यानी जीवन संभव होने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मात्रा होना जरूरी है, लेकिन इतनी मात्रा जरूरी है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रियों से इतना धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से निकल रहा है, सबके अंदर कोयला पेट्रोल सब जल रहा है, जिसके अंदर CO2 का निर्माण हो रहा है, जो क्या मात्रा में ज्यादा हो गई। अब ये थोड़ी बहुत भी किरणें ऊपर जा रही थी ना दोस्तों, तो ये वापस सबको नीचे भेज देती। इसलिए आप जानते हो कि आजकल क्या हो गया दोस्तों, कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरे विश्व के अंदर गर्मी की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। गर्मी आने वाली, आपको पता है गर्मी इतनी खतरनाक हो गई है, जो अपने को सहन भी होने से ये सहन भी नहीं हो रही है ना। तो सबका कारण क्या है दोस्तों, CO2 है। आगे बात समझने, यानी ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव के उत्तरदायी गैस भी कौन सी, आपकी CO2 गैस है। ठीक है, अब इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं CO2 के बारे में, तो मैं लिखा देता हूं एक बार इसको, है ना, एक बार लिखा देता हूं मैं। हाँ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में लिख दिया है, एक बार छापो, फिर लिखते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। देखो दोनों एक गैस लिखी हुई मैंने नीचे, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस। इसके बारे में मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ। प्रोड्यूसर गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में आप नाइट्रोजन, और जल गैस में हाइड्रोजन गैस अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाते हो तो ईंधन के रूप में उपयोग आती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है और जल गैस का सूत्र क्या, आप छाप लो एक बार। देखो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने बढ़िया तरीके से लिख लिया है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब देखो मेरी तरफ से मैंने क्या बहुत शानदार प्रयास किया, कार्बन और इसके जो यौगिक है मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, लगभग 7 वीडियो इसके बन चुके हैं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो दोस्तों, कंजूसी मत करो, हमें मोटिवेशन दो, इसको फैलाओ। और अब इसको, इसकी जो PDF है दोस्तों, आपको टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहां जाके PDF आप डाउनलोड कर लेना। ओके, जय सिया राम।